कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की रिकवरी के बाद की कहानी, और वो भी डॉक्टर की जुबानी, तो जाहिर सी बात है आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगा और आपको पता चलेगा कि कोविड पॉजिटिव होना क्या है, कब आप पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव होने के बाद आपको क्या करना है, और रिकवर होने के बाद आपको क्या करना है। सोशल डिस्टेंसिंग के कानूनों को ध्यान में रखते हुए और सेफ्टी और प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए, हालांकि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का साफ तौर पर ये कहना है कि 14 दिन के बाद आप कितने एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं वो फैला नहीं सकते, वो किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तब भी वी आर प्लेइंग इट सेफ। मेरे साथ हैं डॉक्टर निखिल महाजन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि कोविड की इस जंग में आप फ्रंटलाइन वॉरियर और आप इस जंग से आप बाहर हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आई एम फीलिंग गुड। मैं अच्छा डॉक्टर साहब, सीधा बात करते हैं कि हाउ डिड यू कैच इट, ये वायरस कहाँ से आया? आप नारायणिया हॉस्पिटल में एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इन्फेक्ट कैसे हुए आप, वो ज़रा थोड़ी सी कहानी। बिकॉज हमारा पेशेंट से कांटेक्ट रहता है तो आई थिंक आई कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन। मुझे इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट से मिला था। देन आई स्टार्टेड विद सिम्टम्स। पहले मेरा टेस्ट नेगेटिव था, देन आई स्टार्टेड विद सिम्टम्स, और उसके बाद आई वाज टेस्टेड पॉजिटिव ऑन फर्स्ट। देन सेकंड टेस्ट में भी आई वाज टेस्टेड पॉजिटिव, एंड देन थर्ड टेस्ट में आई हैव बीन टेस्टेड नेगेटिव नाउ। अच्छा, नेगेटिव आप टेस्ट हुए हैं, तो आप पॉजिटिव टेस्ट हुए, उसके बाद पहली सोच क्या दिमाग में थी कि पता करूं मेरे, क्योंकि आप तो परिवार में रोज नारायणा से घर वापस आते हैं जी। कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, मास्क पहन कर रहे थे, हैंड हाइजीन और बाकी तमाम चीज़ों का ख्याल घर पे भी रख पाते थे? हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत मुश्किल रहता है, बट जब मैं घर आया था उससे पहले मैंने अपना टेस्ट करवाया था। तो मैंने 2 दिन घर पे रहना था और मैं टेस्ट करवा के आया था, वो नेगेटिव था। बट जब मैं घर आया तो सेकेंड डे मेरे को सिम्टम्स स्टार्ट हो गए थे। आई थिंक बाय दैट टाइम आई हैड इन्फेक्टेड एवरीवन, तो एवरीबडी इन माय फैमिली एक्चुअली गॉट इन्फेक्टेड। जब दिन मेरे को सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे मॉर्निंग में, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था, बट बाय दैट टाइम आई थिंक इट वाज लेट। माय होल फैमिली एक्चुअली गॉट इन्फेक्टेड। सब घर पे सब फादर मदर भैया भाभी वाइफ बच्चे सब इन्फेक्ट हो गए थे। अच्छा, ये बताइएगा कि परिवार में डायबिटिक, बीपी, हाइपरटेंशन या उसके अलावा जो कुछ किसी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत परिवार में लोगों को? कोविड-19 में जो रिस्क फैक्टर रहता है वो एज रहती है। तो मेरे फादर जो हैं वो 60 प्लस है, तो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर। एंड ब्लड प्रेशर है मेरी फैमिली में, बट डायबिटिक कोई नहीं है। तो यस, एज वाज अ मेजर रिस्क फैक्टर मेरी फैमिली में। तो अच्छा, एज वाज अ मेजर रिस्क फैक्टर। डॉक्टर साहब, अब ये जानना चाहेंगे कि जब आप पॉजिटिव हुए उसके बाद आप होम आइसोलेट हुए या आप हॉस्पिटलाइज हुए? नहीं, मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है वो होम आइसोलेट हुई थी, और वी हैव रिकवर्ड नाउ, वी आर डूइंग गुड। The entire family has recovered. Entire family now, other than my father who is still recovering, but he is also doing good. He is also doing good. तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं उनके लिए ये समझना चाहेंगे कि आप कैसे ये समझें कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, क्योंकि इस समय रैट के टेस्ट हो रहे हैं। जी। इन रैट के टेस्टों में बहुत सारे लोग दे टेस्ट नेगेटिव, लेकिन 2-4 दिन के बाद सिम्टम आते हैं, RT-PCR कराते हैं तो पॉजिटिव आ रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, वो लोग जो रैट में पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन घबराहट, डर, खौफ उनके अंदर इतना है कि वो एंजाइटी की टिक्कियां खा रहे हैं। तो दोनों के लिए आप समझना चाहूँगा, पहले उनके लिए जो सिम्टोमेटिक हैं, आप रैट में या RT-PCR में पॉजिटिव आए हैं तो उन्हें क्या करना है, और दूसरा वो जो एसिम्टोमेटिक हैं लेकिन रैट या RT-PCR में वो लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें क्या करना है? रैट का हर एक टेस्ट की कुछ ना कुछ कमी होती है। रैट की ये कमी है कि अगर वो काफ़ी पेशेंट्स में जिनको डिजीज़ है उसको मिस कर जाता है, बट अगर वो पॉजिटिव आ जाए, जिसको हम स्पेसिफिसिटी बोलते हैं, वो बहुत हाई है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव हैं, इसमें फिर से कोई और टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। RT-PCR का ये है कि RT-PCR की सेंसिटिविटी, मतलब उन लोगों को पकड़ने की क्षमता जिनमें टेस्ट पॉजिटिव, जो डिजीज़्ड हैं, वो बहुत हाई है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू रैट। ऑल्दो वो भी बहुत हाई नहीं है, 70% है, तो वो उसको पकड़ लेता है तो पता लग जाता है कि बीमारी है। कुछ लोग जो दोनों टेस्टों में भी नेगेटिव आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोविड-19 नहीं हो सकता। अगर उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिम्टम आते हैं इस टाइम पे, देखिए नॉर्मल जो खांसी ज़ुकाम, जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन थी, वो हो नहीं रही बिकॉज ऑफ वेयरिंग मास्क। तो अगर सिम्टम इस तरह की कोई भी आपको आते हैं जिसमें फीवर है, हेडेक है, बॉडी एक है, नाक बहना या गले में दर्द होना, तो आप समझ लीजिए कि आप पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव आप हैं। तो
ये तो सिम्टम्स की बात होगी। जैसे आपने बताया कि कुछ लोग एसिम्टोमेटिक हैं, तो सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक है, एक फिक्स प्रोटोकॉल है इन्वेस्टिगेशंस का जो फॉलो करना ही है। जैसे आपने कहा इन्वेस्टिगेशन, अब सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, गला ख़राब नहीं है, क्या उन्हें भी कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत है या कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है, उन्होंने मेडिसिन लेनी है। तो मैं बार बार बताता हूँ कि इसमें 2 तरह की मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। पहले वो जो आपको छोटे मोटे सिम्टम, अगर वैसे तो आप बोल रहे हैं कि वो एसिम्प्टोमेटिक है, बट स्टिल ऐसे पेशेंट में भी ना नाइट स्वेट्स बहुत होते हैं, कोल्ड स्वेट्स बहुत होते हैं, और मतलब पसीना आ जाना एकदम से, और हेडेक और बॉडी एक्स जो है वो बहुत कॉमनली होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को पैरासीटामोल लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है वो है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो आपने दवाइयाँ लेनी है वो विटामिन सी है, जिसकी डोज जो है वो 3 to 6 ग्राम्स पर डे है। विटामिन डी है 3 to 6 ग्राम्स का क्या मतलब, कितनी टेबलेट्स देनी? 3 to 6 ग्राम्स 500 मिलीग्राम की एक टेबलेट आती है। तो अगर आप कोई किसी भी कंपनी की टेबलेट लेंगे तो आपने मिनिमम 2 टेबलेट सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम आपने लेनी ही लेनी है। उसके बाद विटामिन डी है, जिसकी जो टेबलेट होती है या फिर जो सिरप आता है वो 60,000 यूनिट्स का आता है। वो टेबलेट आपने डेली लेनी है फॉर 5 डेज़, तो 3 लाख यूनिट्स आपने कंप्लीट करना है। और विटामिन ई जो है वो आपने 400 मिलीग्राम सुबह, 400 मिलीग्राम शाम को आपने लेना है। और उसके अलावा बीटाडीन गार्गल्स कर रहे हैं। जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने शो किया है कि आयोडीनेटेड सॉल्यूशन में वायरस जो है वो सर्वाइव नहीं करता है। तो अगर आप बीटाडीन गार्गल्स करते हैं, वैसे तो 6 आवर्ली बोलते हैं, बट अगर आप 2 आवर्ली भी करते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। बीटाडीन गार्गल्स करनी है। यस। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मसला है कि आप सिम्टोमेटिक हैं, आपको बुखार है, आपको खांसी है। सबसे पहले तो ये कि कितने दिन तक आप होम आइसोलेशन में बुखार और खांसी को यू कैन से कि आप ये रिजॉल्व हो जाएगी, और कौन सा बुखार ऐसा है जिसको लेकर आपको ये समझना है कि आई शुड इमीडिएटली गेट हॉस्पिटलाइज्ड? बुखार को लेके हॉस्पिटलाइज होना जो है वो बिल्कुल समझदारी नहीं है। बुखार के लिए जो रिकमेंडेड दवाइयाँ हैं वो इंडोमेथासिन 75 मिलीग्राम सुबह, 75 मिलीग्राम शाम को है। मैक्सिमम पेशेंट जो है जब इंडोमेथासिन लेंगे ना, फीवर उनका टूट जाएगा। इन एडिशन टू इट आप पैरासीटामोल भी ले सकते हैं, 500 या 650 मिलीग्राम की टैबलेट लेके फीवर, और उसके अगर उससे भी नहीं टूटता तो आप कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। फीवर के लिए खुद को एडमिट करना बिल्कुल वाइज नहीं है, बिकॉज आज की डेट में वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ बेड्स। तो अगर आप सिर्फ फीवर के लिए एडमिट होना चाहते हैं, नॉट अ गुड डिसीजन। कफ़ के लिए आप कोई भी सिरप ले सकते हैं, कफ सप्रेसेंट्स बहुत आते हैं, आप कोई भी सिरप लेके सुबह दोपहर शाम या सुबह दोपहर शाम रात पी सकते हैं, तो कफ़ भी जो है वो आपका सेटल हो जाएगा। तो जो इसमें हमने चीज़ आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि क्या हमारी जो डिज़ीज़ है वो सिवियर डिज़ीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। तो उसके लिए कुछ मार्कर्स हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमें करनी चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब जैसे आपका सिम्टोमेटिक पेशेंट है, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, लेकिन साथ में ही कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, आप उसकी दवाइयाँ भी रेगुलरली ले रहे हैं, आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, उसकी दवाइयाँ भी साथ में ले रहे हैं, हाइपरटेंशन है, उसकी दवाई भी आप ले रहे हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए मैं जानना चाहूँगा कि जितनी मेडिसिन की बात आपने की, डोलो 650 की बात करें, या जो दूसरी दवाई का आपने नाम लिया, या इसमें जो है एजी 625 है, या उसके अलावा वर्मैक्टिन है, या उसके अलावा जो बाकी दवाइयाँ हैं, क्या ये इन सभी पेशेंट्स के लिए सेफ हैं, या दे शुड बी टेकन ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर? आइवरमेक्टिन तो मतलब ये ऑस्ट्रेलियन ट्रायल्स में और ऑस्ट्रेलियन गाइडलाइंस में है, तो हम लोग यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसको कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब जो कुछ ट्रायल्स में सिंगल डोज दी गई है, कुछ ट्रायल्स में सुबह शाम दी गई है, तो एज सच आइवरमेक्टिन तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। पैरासीटामोल ईजिली हम दे सकते हैं। पैरासीटामोल की काफ़ी हाई डोज, इनफैक्ट जो टॉक्सिसिटी होती है वो 20 से 25 ग्राम पे होती है। मतलब अगर आप 20 से ज़्यादा टैबलेट्स ले चुके हैं, इनफैक्ट 40 टैबलेट्स अगर आप लेते हैं, तो उसके बाद टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है, लिवर टॉक्सिसिटी। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में ये दवाइयाँ सेफ़ हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में ये दवाइयाँ सेफ़ हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में ये दवाइयाँ सेफ़ हैं। किडनी पेशेंट्स में अगर वो इंडोमेथासिन की जगह पैरासीटामोल ले सकते हैं, दैट इज़ सेफ़। सो ये दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये, एंड अदर दैन दिस, जो अपनी दवाइयाँ पेशेंट्स पहले से ले रहे हैं उनको प्लीज़ बंद मत करिएगा। काफ़ी जो मतलब इस पे जो चर्चा हुई है वो कुछ दवाइयाँ रहती हैं जैसे टेलमिसाटन, इन दवाइयों पे बहुत स्टडीज़ हुई हैं, लोगों को लगा कि इनिशियली कि ये लंग्स पे इफ़ेक्ट करती हैं, बट ऐसा जो फाइनल रिकमेंडेशन है ACC से वो यही है कि यू कंटिन्यू दीज मेडिसिन, तो उन दवाइयों को बंद मत करिएगा।
अच्छा, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, बुखार, इसको सीरियसली कब लेना शुरू करें? मान लीजिए 101 बुखार आ गया आपको, 2 दिन से लगातार आपका 100, 101, 100, 101, 100, 101 बुखार है, खांसी भी हो रही है। क्या ऐसा सिम्टम होगा होम आइसोलेशन में जिसके बाद आपको ये समझना है नाउ आई शुड इमीडिएटली गेट अ सिटी स्कैन? क्योंकि बहुत सारे लोग बुखार अगर 2 दिन हो रहा है तो वो अपना लंग्स का सिटी स्कैन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अगर 3 दिन से खांसी आ रही है तो वो सिटी स्कैन कराने जा रहे हैं। व्हाट इज योर एडवाइस टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि यू हैव फॉट दिस वॉर? सीटी चेस्ट जो है उसको जो करने के क्राइटेरिया हैं वो यूजुअली कुछ रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ सिम्टम में जब मैं सिम्टम बोलता हूँ तो मेरा मतलब ये है कि ऐसी खांसी जो बिल्कुल जो आप सिरप ले रहे हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रही। सेकेंड इज़ खांसी में बलगम और बलगम में खून। सो हेमोप्टिसिस अगर आपको किसी भी टाइम पे होता है, एंड ऐसा नहीं है कि एक बार ही आपने खराश करी और खून आ गया तो दैट इज़ एन इंडिकेशन सीटी करना, नहीं। आप परसिस्टेंटली कफ कर रहे हैं और हर बारी बलगम में जो है वो खून आ रहा है, दैट इज़ सजेस्टिव कि नहीं यू हैव अ डिजीज़। इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जाएँ और अपना सीटी स्कैन कराएं। और आप खांसी कर रहे हैं, आपको छाती में दर्द हो रहा है मल्टीपल पॉइंट्स में, यस, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिकमेंडेशन, बिकॉज इसमें मल्टीपल निमोनियाज बनते हैं। तो ये हुई बात सिम्टम्स की। सेकेंड, जो गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है वो एक पल्स ऑक्स है। अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो पल्स ऑक्स में सैचुरेशन किसी भी टाइम पे 92 या उससे कम जाती है, दैट इज़ एन इंडिकेशन कि आप सिवियर डिजीज़ की तरफ या तो आप डेवलप कर चुके हैं या तो आप उस तरफ जा रहे हैं। दैट इज़ द सेकेंड क्राइटेरिया। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज़ द ब्लड टेस्ट। इसमें कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंडेड हैं जो हम करते हैं। कोविड पॉजिटिव के केस, कोविड पॉजिटिव, मैं ये सब जो बातें आपको बता रहा हूँ ये सब कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम कोविड नेगेटिव में मैं आपको अगर ब्लड टेस्ट बताऊंगा तो हर इंसान जाके अपना वो ब्लड टेस्ट करवा ले, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ उन पेशेंट्स में रिकमेंडेड है जो कोविड पॉजिटिव है। ठीक जी। और जैसे आपने ब्लड टेस्ट की बात की, अब एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा कि रैट का टेस्ट हो रहा है, रैट टेस्ट में आप पॉजिटिव आते हैं तो उसके बाद आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि लोग फ़ौरन घर जाके कहते हैं जी मेरी सांस भी फूल रही है, अब मुझे ये सिम्टम भी आ गया, अब मुझे वो सिम्टम भी आ गया। इज देयर एनी वे, क्या एज अ डॉक्टर, एज समवन हु हैज फॉट दिस कोविड फॉर 19 लॉन्ग डेज, विल यू से दिस, क्या आप ये बात कहेंगे, ये बात मानेंगे कि रैट का टेस्ट जिस दिन आपने कराया आप उसी दिन पॉजिटिव हैं, या आपको ये मान के चलना है कि आई वाज पॉजिटिव फॉर सो मेनी डेज लेकिन अब जब मैंने रैट कराया तो मैं पकड़ा गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जुनैद भाई। बेसिकली लोग टेस्ट करवाते हैं और बोलते हैं कि हम तो आज ही पॉजिटिव आए हैं तो हमें सिम्टम्स तो आज हो नहीं सकते। बेसिकली ये रैट विल पिकअप की आपकी बॉडी में वायरस है, कब से है वो तो टेस्ट को नहीं पता और वो आपको भी नहीं पता। तो ये बहुत मुश्किल है कहना कि आपको कब हो सकता है आप रिकवरिंग फेज़ में हो, आप बिल्कुल ठीक होने वाले, हो सकता है आप 3 दिन बाद टेस्ट कराएं आप नेगेटिव हो जाएं, और हो सकता है आप स्टार्ट ऑफ इलनेस में हैं और जो डिजीज़ सिवियरिटी है वो अब यहाँ से आगे और बढ़ने वाली है। तो प्रिडिक्ट करना क्लिनिकल कोर्स उसके बाद बहुत मुश्किल है। ठीक, एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि रैट टेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा अहम अब क्या चीज़ें हो जाती हैं? जिस दिन आपने रैट का टेस्ट कराया उससे पहले आप पूरे परिवार के साथ उठते बैठते रहे हैं, तो आप होम आइसोलेट हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ क्या अपना ख्याल रखना है या पूरे परिवार का ध्यान रखना है? पूरे परिवार का रखना है। मैं आपको इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे घर पे 9 या 10 मेंबर्स हैं तो हम सब पॉजिटिव हुए थे। तो लोगों को अब अगर आप होम आइसोलेट हो गए तो आप तो फिर सब पॉजिटिव हैं, आप तो घर पे रहिए आराम से, ऐसा नहीं है। देखिए ये ना एक इंसान दूसरे इंसान का वायरल लोड को बढ़ाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे गले में 5000 वायरस है, तो मेरी फैमिली में सबके गले में 5000 वायरस है, तो मैं दूसरे का मतलब अगर मैं अपने ब्रदर के साथ बैठूंगा तो मैं उनका वायरल लोड बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप सब पॉजिटिव हैं, आप प्लीज़ एक चीज़ मेक श्योर करें कि अगर आप, पहली बात तो आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फिर भी फॉलो करेंगे, सेकंड ये कि आप मास्क पहनेंगे, थर्ड ये कि जब आप रात को सोते हैं तो ऑब्वियसली आप मास्क तो पहन के सोएंगे नहीं, मेक श्योर करें कि आप लोग सब अलग अलग सो रहे हैं। मतलब चाहे ज़मीन पे सोना पड़ रहा है, लॉबी में सोना पड़ रहा है, ड्राइंग रूम में सोना पड़ रहा है, कहीं भी सोना पड़े, मेक श्योर करें कि आप लोग सब अलग अलग सो रहे हैं, बिकॉज रात को जब आप सोएंगे तो आप मास्क उतारेंगे तो आप एक दूसरे का वायरल लोड जो है वो पक्का बढ़ाएंगे। सो डोंट डू दैट। क्या वायरल लोड वाकई इस तरीके से बढ़ता है? मेडिकल कॉलेज में या जिस वक्त आप जाते हैं बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जी माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि वो माइल्डली सिम्टोमेटिक से हाईली सिम्टोमेटिक हो सकते हैं? बिल्कुल, दैट इज़ अ रीज़न कि जब भी पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है तो इनिशियल ट्राई यही रहती है कि अगर मिनिमल सिम्टम्स हैं तो आप घर पे मैनेज करो। उसका होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट दो, ऑब्वियसली
इट इज़ टू फोल्ड। एक तो ये कॉन्फिडेंस देता है पेशेंट को फैमिली के साथ रह के मैनेजमेंट करने का, और सेकंड ये है कि जब भी आप कोविड वार्ड में जाते हैं विद एवरी पेशेंट योर वायरल लोड विल एक्चुअली इंक्रीज। इसलिए पेशेंट्स को भी रिकमेंड किया जाता है कि आप मास्क पहनें। डॉक्टर तो अंदर जाते हैं या पैरामेडिक्स अंदर जाते हैं, उन्होंने पूरी पीपी किट पहनी होती है, तो दे आर सेफ, दे ट्राई टू कीप देमसेल्फ सेफ। बट ऐसा नहीं है कि पेशेंट इज़ ऑल्सो सेफ, ऐसा नहीं होता। पेशेंट्स यूजुअली एक दूसरे का वायरल लोड बढ़ाते हैं, तो वो इनिशियली जो लो वायरल लोड के साथ अंदर गए होते हैं उनका वायरल लोड बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली हम वहाँ पे एंटीवायरल्स दे रहे हैं, तो वायरल लोड हम ट्राई तो कर ही रहे हैं कम करने का, बट उनका वायरल लोड एक्चुअली बढ़ेगा विद टाइम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टडीज बहुत सारी हो रही है। जम्मू की आबादी सो लगभग 14 लाख के करीब है, 14.5 लाख पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की। जानना चाहूँगा आपसे कि इस समय जब हम जो टेस्ट कर रहे हैं, जो टेस्टिंग हो रही है, उस टेस्टिंग में जो जितना वायरस आ रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड भी हो चुका है, इसके बीच में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग इन्फेक्शन वो कितना ज़्यादा है, कितना कम है? क्या इसके लिए कोई मापदंड है कहीं पर? सी, जब एक बार आप कम्युनिटी स्प्रेड में आ जाते हैं तो मतलब इन एनी केस आप जब आप वायरल इन्फेक्शन कंट्रैक्ट करते हैं तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल इस टाइम पे जो ये सोच रहे हैं लोग कि हमारे घर पे कोई बाहर से नहीं आया, हम बाहर से नहीं आए, वो बिल्कुल ही गलत है। वो तो हम उस कॉन्सेप्ट से हम एक स्टेप आगे ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ, वायरल लोड जब भी हम ये RT-PCR करते हैं तो उसको हम नापते हैं देखने के लिए कि वायरल लोड कितना है, वेरी हाई, बॉर्डर लाइन, लो एंड वेरी लो, एंड देन द पेशेंट बिकम्स नेगेटिव। जैसे मेरा जो वायरल लोड था वो वेरी हाई था, तो जिसका लोड जितना ज़्यादा हाई होगा वो उतना ज़्यादा चांस है कि वो दूसरे इंसान को ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा, और उतना ज़्यादा चांस है कि उस पेशेंट में सीवियर डिजीज़ आएगी। CDC कह रही है कि अगर आप मास्क 24/7 पहन के रखते हैं, दिस इज द बेस्ट वैक्सीन। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट? एब्सोल्युटली राइट। सो जब तक आप मास्क पहन के रखते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट पीपी, बिकॉज ना ही पीपी रिकमेंडेड है नॉर्मल गैदरिंग्स में या फिर नॉर्मल डे रूटीन में, और ना ही वो रिकमेंडेड होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप मास्क पहन के रखते हैं, यूजुअली आई टेल यू व्हाई पीपल एक्वायर इन्फेक्शन इवन आफ्टर वेयरिंग मास्क। जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो तब तक सब कुछ ठीक होता है, 10 to 2 हम बिल्कुल ठीक रहते हैं सारे, मास्क कभी खोलेंगे भी नहीं। बट 2 बजे जब खाना खाने का टाइम आएगा ना, तो किसी ना किसी दोस्त के साथ बैठ के या कलीग के साथ बैठ के हम लोग खाना खा लेते हैं। दैट इज़ द टाइम वंस यू एक्चुअली कंट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो मेक श्योर करें कि वंस यू आर गोइंग टू ऑफिसेज और एनीवेयर, आइदर यू गो एंड सिट इन योर कार एंड टू ईट फूड, या तो आप फिर खाना ना खाएं, वहाँ पे घर जाके खाएं। और इसमें भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग अब सोचेंगे शायद खाने से आया, सो जैसे थोड़ा क्लियर करें कि ये खाने से नहीं आता, वो दो लोग जो बातें आपस में कर रहे हैं। सी, आपने मास्क नीचे किया, खाने से नहीं आया, वो दूसरे इंसान से आप में आ सकता है, और या फिर बिकॉज ये वायरस जो है वो एयरबॉर्न है, तो ये एयर में काफ़ी देर तक अलाइव रहता है, तो आप वहाँ से आप एक्वायर हो सकता है, वहाँ से कोई गुजरा हो पहले कोविड पॉजिटिव पेशेंट, तो आप वायरस वहाँ से एक्वायर करेंगे, खाने से नहीं आएगा। अच्छा, ये एयरबॉर्न कितनी देर रहता है? सी, जो इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 8 आवर्स के लिए था, 8 to 12 आवर्स। ऑल्दो उस एक्सपेरिमेंट इट वॉज अ US बेस्ड एक्सपेरिमेंट, और उसमें प्रूवन नहीं था कि ये वायरस उसके बाद इन्फेक्ट भी करेगा। बट नाउ वी आर सीइंग इन क्लिनिकल रूटीन, हम ये देख रहे हैं कि फॉर 6 to 8 आवर्स ये वायरस एयरबॉर्न भी रहता है और इन्फेक्ट भी करता है। अरे डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, 100 पेशेंट आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिट होता है विद सीवियर डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हाउ मेनी ऑफ देम विल गो बैक हेल एंड हार्टी, एंड हाउ मेनी विल कम? सी, अगर सीवियर अभी तक का डाटा आपके पास जम्मू का है, सी सीवियर डिजीज़ है, इफ़ यू विल आस्क मी 100% पेशेंट कैन सर्वाइव। आई टेल, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, अगर 100 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं 100 बच सकता है। डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे अंदर जाना प्रेफर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सैचुरेशन कम 5 दिन से हो रही थी, फिर आप वहाँ जाते हैं तो वो निमोनिया ना, इसका प्रोग्रेशन ऑफ निमोनिया इज़ वेरी फास्ट। अगर इसने मॉर्निंग में 20% लंग्स को इन्वॉल्व किया तो शाम को 40% हो गया होगा, कल सुबह 60% लंग्स इन्वॉल्व हो गए होंगे। तो जो मैंने आपको बताया कि अगर वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स जो मैंने आपको भी बताए थे। सेकेंड ये कि सैचुरेशन फॉल हुई, और थर्ड जो मैं बायोमार्कर्स हैं अगर वो रेज्ड हैं, दैट शुड रिंग अ बेल। आपने हॉस्पिटल उसी टाइम तुरंत जाना है, दैट यू आर हैविंग अ सिवियर डिजीज़ नाउ, एडमिट होना है, और जितनी जल्दी जो हमारी थेरेपी है सिवियर डिजीज़ की वो मिलेगी, तो डेफिनेटली द पेशेंट विल कम आउट। पीपल वर थिंकिंग कि लॉकडाउन का क्या फ़ायदा है, हमें तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। नाउ वी हैव ऑलरेडी रीच, वी आर अबाउट टू रीच, और वी हैव ऑलरेडी रीच अवर पीक ना। फ़ायदा ये था कि जम्मू वुड हैव बिकम इटली, कि लोग बाहर मर रहे होते, बिकॉज इटली के टाइम पे उनको ट्रीटमेंट पता नहीं था। हमें अब ट्रीटमेंट का वी नो द ट्रीटमेंट, या दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमारा जो 8 महीने डिलेड पीक आया है, उससे अब हमें सिवियर डिजीज़ का ट्रीटमेंट पता है। सो वंस यू नो द ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली
तो मतलब उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस हैं एम से जो आई हुई हैं, आप वो फॉलो करें तो पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप भी ये मानेंगे कि लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद वी आर डूइंग मच बेटर और लोगों को घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल सही है। स्टिल पीपल मतलब लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन वाले बेड ख़त्म हो गए हैं, ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन वाले बेड हैं और जिनको ज़रूरत है उन्हीं को एडमिट किया जा रहा है। वो बेसिकली पैनिक सिचुएशन की वजह से लोग फ़ोन करवाते हैं, किसी ना किसी से फ़ोन करवा के ना एडमिशन की तरफ भागते हैं। वो गलत है, बिकॉज उसकी वजह से आप एक नीडी पेशेंट का ऑक्सीजन वाला बेड जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो ना करें। वी हैव एम्पल रिसोर्सेज एंड वी आर डूइंग वेरी गुड विद द कंट्रोल ऑफ कोविड। इतने केसेस होने के बाद भी हमारे जम्मू में जो मोर्टेलिटी है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एनीवेयर आउटसाइड जो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे पहले आपसे जो ही कोविड पॉजिटिव पता चलता है तो आधी हिम्मत तो वहाँ ख़त्म हो जाती है और बच्ची खुची अस्पताल आके ख़त्म हो जाती है। व्हाट इज़ योर एडवाइस टू ऑल द डायबिटिक पेशेंट्स? डायबिटिक पेशेंट, सी डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। जैसे एज मोर देन 60 एक रिस्क फैक्टर है, वैसे ही डायबिटीज़ भी एक रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ रिलेटेड जो इस इलनेस में, चाहे वो सिवियर, अगर वो सिवियर डिजीज़ भी कंट्रैक्ट कर लेते हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि उनका शुगर जो है वो हाई रहते हैं, बिकॉज इसके जो ट्रीटमेंट है कोविड का सिवियर डिजीज़ का उसमें स्टीरॉयड इंक्लूडेड है। तो स्टीरॉयड्स देने की वजह से उनका शुगर हाई रहता है, बट हाई शुगर से नो पेशेंट डाइज, यू शुड नो दिस। उसको हम इंसुलिन से इजीली कंट्रोल कर लेते हैं, बिकॉज सिवियर डिजीज़ है, हम स्टीरॉयड दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब हम हॉस्पिटल सेटिंग्स में करने वाले हैं। ये आप ये मत सोचिए कि ये आप घर पे ट्रीटमेंट करने वाले हैं। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक भी हो तो अपने आप को स्टीरॉयड स्टार्ट कर दो। पढ़ने के आप गूगल पढ़ेंगे, आप बोलेंगे नहीं मेरे को तो स्टीरॉयड ले लेना चाहिए। स्टीरॉयड का कुछ भी प्रिवेंटिव रोल नहीं है। तो अगर आपको एक बारी सिवियर डिजीज़ हो जाती है, हाँ, तो उस निमोनिया को ठीक करने में, उसके प्रोग्रेशन को रोकने में स्टीरॉयड का रोल है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर बहुत हाई हो जाएंगे 400-500, तो वो हम इजीली हॉस्पिटल में जो है वो इंसुलिन से कंट्रोल करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जिन्हें हैं, जिन पेशेंट्स को ने पेसमेकर डाला हुआ है, जो पेशेंट्स ऐसे हैं कि डबल स्टंटिंग हुई है, डबल वेसल स्टंटिंग है, या जो पेशेंट अभी लेटेस्ट बिल्कुल जो है बाईपास करा के आए हैं, व्हाट इज योर एडवाइस टू ऑल ऑफ देम इफ दे कैच कोविड, व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? सी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यूजुअली एज मोर देन 60 में होती है, तो उनका एज जो है वो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर। पेसमेकर होना, स्टेंटिंग होना, ओपन हार्ट होना इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर। डोंट थिंक कि अगर ये मुझे इसके साथ ये दोनों बीमारियां हो गई हैं तो मेरा बचने के चांस कम है, बिल्कुल भी नहीं है। दैट रिस्क रिमेन्स द सेम। सो डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट। अच्छा, यंगर लोग जो हैं जिन्होंने यंगर एजेस में स्टंटिंग करा के रखी हुई है, डबल वेसल डिजीज है, हार्ट को लेकर कोई इश्यूज हैं, हाउ मच दे शुड बी वरीड? बिल्कुल भी नहीं, दे आर एट सेम एंड यंगर एक्चुअली मोर देन 60 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एज। लेस देन 60 में ना, इफ़ यू विल सी, अगर आप अपने आगे पीछे भी देखेंगे ना, तो लेस देन 60 के जो लोग हैं ना वो बिल्कुल ठीक रह रहे हैं। बट ऑब्वियसली मैंने आपको बोला कि ले बैक नहीं होना है, वो कुछ ब्लड टेस्ट जो हैं वो करवा के और अपने आप और सैचुरेशन पे वॉच रख के अगर आप चलेंगे तो नथिंग विल हैपन टू यू। सो क्या डॉक्टर साहब अब ये माने कि खौफ जो इतना जम्मू में फैला हुआ है, कल हमारी एक बच्चे से बात हुई थी, उसकी वीडियो भी आज हम चला रहे हैं। बच्चा कह रहा है जी मैंने कहा क्या करने आए दवाई की दुकान पे? जी मैं नींद की गोलियां लेने के लिए आया हूँ। हमने कहा क्यों? कहता है एंग्जाइटी बहुत हो रही है, गला हल्का सा खराब हो रहा है, हमें लगता है कि कोविड हो गया, खांसी लग गई थोड़ी सी, हमें लगता है कोविड हो गया, रात को बुखार आ गया तो कोविड हो गया। सी एंग्शियस होके तो वैसे ही कुछ मिलेगा नहीं। सी एंग्जाइटी होना नॉर्मल है। ये जो पोस्ट कोविड के does it affect your immune system? Does it affect your immune response? सी इट विल डेफिनेटली इफेक्ट योर इम्यून रिस्पॉन्स। और एक्चुअली जो कोविड में सिवियर डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा वायरस बेस्ड नहीं है, वो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बेस्ड है। एक्चुअली हमारी बॉडी में जब इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। तो साइटोकाइन स्टॉर्म इज़ द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट कि आप वायरस कहीं से कंट्रैक्ट करके आ गए और वेरी हाई था। येस, दैट इज़ ऑब्वियसली अ रिस्क फैक्टर, बट ऐसा नहीं है कि जिनका सबका वेरी हाई वायरल लोड है उन सबको सिवियर डिजीज़ होगी, नहीं। ये आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स पे डिपेंड करने वाला है। सो ऑब्वियसली जस्ट बी हेल्दी। अगर आप ऐसे एंक्सियोलिटिक्स खाते रहेंगे या अल्कोहल ले लेंगे कि मेरे को स्ट्रेस है, स्मोकिंग करना शुरू कर देंगे मेरे को स्ट्रेस है, तो ज़्यादा चांस है कि आप साइटोकाइन स्टॉर्म डेवलप करेंगे। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, कुछ एक लोग कहते हैं जी कि जो लोग रेगुलर ड्रिंकर्स हैं उन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ दे गेट कोविड it will not do anything to them, in fact वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। ये गलत कॉन्सेप्शन है। अभी इस पे रिसेंटली 3 और 4 डेज बैक एक स्टडी भी आई है
बिकॉज मैंने आपको भी बताया कि आयोडिनेटेड सॉल्यूशन में ये वायरस जो है वो सर्वाइव नहीं कर रहा। दे हैड एक्चुअली कंपेयर्ड इट विद इथेनॉल, अल्कोहल के साथ उन्होंने कंपेयर किया था और अल्कोहल में ये वायरस जिंदा रहा था, तो डोंट थिंक दैट। अच्छा, दूसरा, आप अल्कोहल ले रहे हैं, आप सिगरेट भी पी रहे हैं, देन यू आर श्योर कि इफ आई कैच दिस कोविड इट विल नॉट डू एनीथिंग टू मी। क्या आप ये बात डॉक्टर साहब मानते हैं, बिकॉज यू आर अ कार्डियोलॉजिस्ट? अल्कोहल आपकी किडनी को कितना डैमेज कर गया होता है यू डू नॉट नो, और आपके किडनी, आपके लंग्स को कितना डैमेज कर गया है ये आपको नहीं पता। और आपकी प्रोफाइल लोगों का असल में जहनों में क्या है कि जी मैंने तो अभी KFT कराया था, मैंने अभी LFT कराया था, बहुत बढ़िया मेरा LFT KFT आ रहा है, मैंने अभी अपना क्या कहते हैं लंग फंक्शन टेस्ट कराया था, मैंने वो सारा कुछ किया था, तो उसमें तो मेरे लंग्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? काइंडली ज़रा थोड़ा उनको ये बताएं कि ये जो जितने भी पैरामीटर्स हैं जो आपको एक टेस्ट में नज़र आ रहा है, KFT में, LFT में, या लंग्स के टेस्ट करा के, ये कितनी जल्दी कोविड के इन्फेक्शन के बाद वेरी करते हैं और कितनी जल्दी ये आपका काम खराब करते हैं? ये तो सूडो सेंस ऑफ वेलबींग है, जो अगर कोई आप ये सोच रहे हैं कि मेरे टेस्ट जो थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे। कोविड-19 कैन इन्वॉल्व योर किडनीज, लिवर वेरी वेरी स्विफ्टली, और अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपके लिवर जो है ना वो डैमेज हो जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और जो इसमें हम एंटीवायरल दे रहे हैं रेमडेसिविर, वो उसका एक्सक्रीशन लिवर से है। सो अगर आपका लिवर फंक्शन जो है वो डिरेंज होगा तो आपको डोज जो रिक्वायर्ड डोज है जो हम देते हैं उससे हम हाफ डोज पे देंगे। सिमिलरली अगर आपकी किडनीज इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगी तो फिर अगेन द डोज विल बिकम हाफ, तो जो नॉर्मल पेशेंट को फुल डोज मिल रही है वो आपको नहीं मिलेगी। अदर दैन दैट जो स्मोकर्स हैं उनमें ज़्यादा प्रोपेंसिटी रहेगी हमेशा, बिकॉज उनके लंग्स पहले ही वीक होंगे। गॉड फॉरबिड अगर उनको सिवियर डिजीज़ होती है तो उनके लंग्स का रिजर्व पहले से ही कम होता है, उनके लंग के एयरवेज पहले ही डिजीज्ड होते हैं, अब लंग का टिश्यू भी इन्वॉल्व हो जाएगा, सो सिवियर डिजीज़ ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू बिकम मोर सिवियर फॉर देम, तो ऐसा करना नहीं है। जम्मू शहर के जितने भी लोग हैं अपनी अपनी जगह एंशियस हैं, परेशान हैं कि जी कल मैं बुखार वाले एक आदमी से मिल के आ गया तो मुझे जो है अब कोविड हुआ है कि नहीं है, मैं क्या करूँ? अच्छा जी, मेरे घर में किसी को बुखार जुकाम हो गया, मैं तो कल तक उसके साथ ही था जनाब, मैं तो अब गया, मैं तो काम तो ख़राब हो गया, इनको क्या कहेंगे आप? मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप को 5वें दिन टेस्ट करवाना है, और अगर आपको सिम्टम्स इस टाइम पे अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं ना तो उसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। अगर 99.5 फीवर भी आपको आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ना मुझे फीलिंग आ रही है कि मुझे फीवर है, चाहे वो 99.5 थर्मामीटर पे दिखा रहा है, गेट योर सेल्फ टेस्टेड, बिकॉज जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि हम कम्युनिटी स्प्रेड में हैं तो आपको पता नहीं लगेगा आपने कहाँ से कंट्रैक्ट कर लिया है, एंड यू आर ऑलरेडी एक्चुअली इन्फेक्टेड। अच्छा, तो अब आखिर में डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके परिवार के लोग इस वक्त सकुशल हैं, बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं? अदर दैन माई फादर, मेरे फादर को एक्चुअली निमोनिया हुआ था, बट ही इज़ रिकवरिंग वेल नाउ, तो मैं उनको घर ले आया हूँ अब। यस, बाकी परिवार के लोग सब बिल्कुल ठीक है, सब बिल्कुल ठीक बिल्कुल। तो क्या संदेश देंगे उन लोगों को, उन परिवारों को जिनके यहाँ अभी कोई कोविड पॉजिटिव आया है और पूरा परिवार डर गया है, खौफजदा हो गया है, उन्हें लगता है कि बस अब तो आखिरी कुछ दिन है इनके साथ, वो अच्छे से बिता लो? ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट मेक श्योर करें कि आप अगर आप होम आइसोलेशन एसिम्टोमेटिक अगर आप घर पे हैं तो सी चांसेस तो हमेशा रहेंगे, बिकॉज इस वायरस की इन्फेक्टिविटी हाई है, तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें। सूनर और लेटर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं भी इन्फेक्ट हो गया हूँ तो इट्स ओके। आप हर बंदा अगर घर में इन्फेक्टेड है तो मैंने आपको समझाया कि प्लीज़ फॉलो दी नॉर्म्स, घर पे भी वही नॉर्म्स आप फॉलो करें सो दैट आप एक दूसरे का वायरल लोड ना बढ़ाएं। सैचुरेशन पे वॉच रखें, सिम्टम्स पे वॉच रखें, और कुछ बायोमार्कर्स हैं वो सब लोग करवाएं। इवन एसिम्टोमेटिक पेशेंट, मतलब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि हर बंदा, हर पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव है वो ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाए, एटलीस्ट उससे हमें पता लग जाता है पहले ही, बिफोर हैंड, मतलब अगर वो पेशेंट सिवियर डिजीज़ में जाएगा अगले 2-3 दिन में या नहीं, वो हमें पहले ही पता लग जाता है, तो प्लीज़ वो ज़रूर करें। अच्छा, तो अगर उन टेस्टों के बाद द मेडिसिन्स एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट, उन टेस्टों के बाद, हाँ, मतलब एक डी डाइमर टेस्ट होता है, वो हमें बताता है कि इनके ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, तो उस पेशेंट को हमने हेपारिन देना होता है। अगर हमें पता ही नहीं लगेगा तो तब तक अंदर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स लंग्स में ना हो गए होते हैं, और इसमें निमोनियाज के साथ अगर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स होंगे तो मल्टीपल लीजन बन गए होते हैं, तो ऐसे पेशेंट की सैचुरेशन फॉल करना स्टार्ट हो जाती है। सैचुरेशन जब तक फॉल करेगी, अगर हमने उससे पहले वो ब्लड टेस्ट करा लिए हैं तो वी ऑलरेडी नो कि हाँ यार ये सिवियर डिजीज़ में पेशेंट जाने वाला है। ऐसे पेशेंट्स को हम स्टेरॉइड और हेपारिन एटलीस्ट घर पे ही स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हम रेमडेसिविर जो हम एंटीवायरल है नहीं भी दे रहे हैं तो जैसे आपने कहा कि आप एंटीवायरल स्टार्ट करेंगे या आप घर में ही रेमडेसिविर देंगे, इज इट पॉसिबल टू गिव रेमडेसिविर टू
पेशेंट्स which have हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं या उनका, क्योंकि बिकॉज जहाँ तक मैंने सुना है ये हार्ट रेट को एलिवेट करते हैं, तो क्या इज दिस? सी रेमडेसिविर सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को मिलेगा। घर के पेशेंट्स को मिल ही नहीं सकता रेमडेसिविर। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पे भी लेके आएंगे किसी से लिखवा के तो भी नहीं मिलेगा। एंड इट हैज़ गॉट नो इफेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया, हार्ट पे किसी भी चीज़ पे उसका इफेक्ट नहीं है अदर दैन ऑन लिवर। अगर आपके पहले से लिवर फंक्शन डिरेंज्ड है तो हाँ, तो प्रॉब्लम आ सकती है, आपको डोज हम आधी देंगे। अदर दैन दैट नथिंग टू वरी। डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिर में कुछ कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों से, तमाम लोगों से जो इस वक्त कोविड-19 की लड़ाई में या तो शामिल हैं या लड़ रहे हैं या हॉस्पिटल्स में हैं? जस्ट बी विजिलेंट। वो लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, विजिलेंट रहें कि आप सीवियर डिजीज़ में जा सकते हैं तो अपने आप को इन्वेस्टिगेट करें और बहुत ध्यान रखें सैचुरेशंस का। जो ऑलरेडी सीवियर डिजीज़ में हैं उनके लिए ये मैसेज है कि वी नो द ट्रीटमेंट। अगर आप ऑक्सीजन बेड पे हॉस्पिटल में अगर आप पहुंच गए हैं, 100% है चांस कि आप डेफिनेटली चल के बाहर वापस आएंगे। और थर्ड, उनके लिए जो पोस्ट कोविड उसमें जोन में है, डोंट थिंक कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है, बिकॉज पोस्ट कोविड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं। लॉन्ग टर्म में कि हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ होगा नहीं, बिकॉज स्टेरॉइड जिनको पेशेंट्स को मिल रहा है और सीवियर डिजीज़ के बाद, देखो माइल्ड और मॉडरेट को तो वैसे ही कुछ नहीं होगा पोस्ट कोविड में। सीवियर को हो सकता था कि उनका लंग में चेंजेस आ सकते थे, बिकॉज बट नॉ उन पेशेंट को हम स्टेरॉइड दे रहे हैं तभी वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म में कुछ होगा नहीं। एक सवाल और ध्यान में आया, एक पेशेंट हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए आज से लगभग कोई 20-25 दिन पहले, महीना पहले, लगभग 28 अगस्त के करीब। उसके बाद वो रिकवर करे और कल के आसपास दोबारा से उनको बुखार हुआ है और गला हल्का सा खराब है। तो इज इट पॉसिबल कि आफ्टर हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड कोविड वंस यू विल कॉन्ट्रैक्ट इट अगेन विद इन 10-15 डेज? नो, यूजुअली एंटीबॉडीज़ 3 to 6 months के लिए रहती हैं और उस दौरान में आप किसी से मिलें जिसका वायरल लोड बहुत हाई है और आप बहुत देर तक उसके साथ बैठे रहें तो ही आपका इम्यून सिस्टम ब्रीच होगा, अदरवाइज होगा नहीं। सो डोंट वरी। सो और अगर ये बुखार जुकाम आ रहा है तो व्हाट इज टू बी डन फॉर दैट? सो नथिंग, यू कैन टेक सिंपल पैरासीटामोल। डोंट थिंक कि आप फिर से पॉजिटिव हुए, जस्ट रिलैक्स। तो ये थे डॉक्टर निखिल महाजन, एस कार्डियोलॉजिस्ट, जो खुद कोविड पॉजिटिव हुए पूरे परिवार के साथ। आपने सब इनसे सुन लिया। आई एम श्योर अब आपका एंजाइटी लेवल कम हुआ होगा। इस पूरे इंटरव्यू को शेयर करिए, रीशेयर करिए, सब इम्पोर्टेंट सब लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को ये पता चले कि हमें कोविड से लड़ना है, डरना नहीं। डॉक्टर निखिल बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।